प्यारे बच्चों, कल हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन किया था। क्रिस्टलीय ठोस जो है 4 प्रकार के थे। एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, एक सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है, और एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, और एक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये हमें पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें क्या जो है अंतर होता है, यानी उसमें हम तुलना करेंगे उनके गुणों की कि इनके गुण इनके गुणों से कैसे कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे हम पहले गुण के बारे में अगर अध्ययन करें तो भौतिक अवस्था है। पहला हमारा जो है गुण जो है भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था इनकी कैसी होती है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो इनकी जो भौतिक अवस्था है, जैसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस की जो भौतिक अवस्था है, यह जो मोम के समान जो है, मोम के समान मुलायम होते हैं। इनको आसानी से हम जो है काट सकते हैं। जबकि सहसंयोजी ठोसों में इससे प्रबलता होती है, ये भी नर्म होते हैं लेकिन मोम के समान नहीं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है कठोर होते हैं, और धात्विक ठोस जो है उनमें और भी कठोरता पाई जाती है। यानी कि जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है वे भी मोम के समान नर्म होते हैं। उनको जो दबा करके हम संपीड़ित कर सकते हैं, उनके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। सहसंयोजी ठोसों के जो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है उनको भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे। आयनिक क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ये कठोर होते हैं। जैसे आप नमक की बात करते हैं, नमक के आप एक टुकड़े को देखें, जैसे NaCl, इसमें जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। नमक आप देखे होंगे, एक उनकी एक निश्चित आकृति होती है, और यह आयनिक जो ठोस है इसको आप जो दाब में डालें तो ये कड़े होते हैं, कठोर होते हैं। इनका आयतन और आकार भी निश्चित भी होता है, तो इसलिए इनको हम जो सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो है दृढ़ होते हैं। और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आप फेरस की बात करें तो आप फेरस के बारे में तो जानते ही होंगे, फेरस का नाम सुने भी होंगे। और फेरस को आप जो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये जो है नर्म नहीं होते हैं, इनमें दृढ़ता पाई जाती है। आगे देखेंगे अवयवी कण के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो अवयवी कण है वे अणु होते हैं। इसमें जो है क्या होंगे, परमाणु। इनमें अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। वे धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, क्योंकि NaCl का आपको उदाहरण दिया गया है। NaCl अगर है तो Na पर प्लस और Cl पर क्या होंगे, माइनस। अर्थात एक धनायन और एक ऋणायन मिलकर के ही आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। जबकि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वे इलेक्ट्रॉन अव्र होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ही उसमें जो है अवयवी कणों के रूप में लिए जाते हैं। अगर बंधन बल की बात करें, तीसरा गुण है बंधन बल, यानी किसके द्वारा उनके जो अवयवी कण जुड़े होते हैं। तो बंधन आणविक क्रिस्टलीय ठोस में बंधन जो बल होता है वान डर वाल बल होता है। इसमें जो वान डर वाल बल होता है इसमें सहसंयोजी बल लगा होता है, और इसमें जो स्थिर वैद्युत बल इनमें जो होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में स्थिर वैद्युत बल होता है, और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में भी स्थिर वैद्युत बल ही कार्य करता है। अब अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। इनके भी गलनांक क्वथनांक कम तो होते हैं, लेकिन आणविक क्रिस्टलीय ठोस से ज्यादा होते हैं। और आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों के जो बारे में अगर बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो आयन होते हैं इन आयनों के बीच में क्रिस्टल जालक होता है, और क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं। उसी तरह से धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के भी गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। जैसे अगर हम फेरस की बात करें तो फेरस को भी गलाने में या इसको जो है इनको क्वथन करने में हमें अत्यधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, ऊंचे हो सकते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो ये विद्युत के अचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा का संचार नहीं हो सकता है।
ससंयोजी या बंध वाले यौगिक जो होंगे उनमें भी विद्युत चालकता नहीं होती है। आयनिक क्रिस्टलीय अगर ठोस है तो इसमें जो विद्युत धारा का संचार नहीं होता है, ये विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन यदि विलयन की अवस्था में है, विलयन है तो विलयन में चालक होते हैं, ये विलयन में चालक होते हैं, ये अचालक होते हैं। अगर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में है तो ये जो अचालक होंगे यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अगर विलयन में यानी कि विलयन की अवस्था में है तो इनमें विद्युत चालकता पाई जाती है, अर्थात ये विद्युत के चालक होते हैं। इसमें तो विद्युत चालकता आसानी से प्रवाहित होती है, अर्थात इसमें विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है। जैसे कॉपर है, Ag है, Au है या Cu है, Au हम लिख दें तो ये अच्छे चालक हैं, क्योंकि ये भी तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता जो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे अधिक होती है। विलेयता की बात अगर करते हैं तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों में जो है ये विलीन होते हैं। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों विलायकों में विलीन होते हैं, जबकि ससंयोजी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं केवल अध्रुवीय विलायकों में विलीन होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलीन नहीं होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों की बात अगर करें हम तो ये केवल जो है ध्रुवीय विलायकों में विलीन होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलीन नहीं होते हैं। जबकि जो आपके धात्विक क्रिस्टलीय ठोस हैं ये विलीन होने वाले नहीं हैं, या हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों विलायकों में विलीन होते हैं या विलीन हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में तो पढ़े, अंतर भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण जो है क्रिस्टल, जो हमारे क्रिस्टल हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो है हम ब्रैग समीकरण का उपयोग करते हैं, या फिर किरण विवर्तन का प्रयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं कि क्रिस्टलों की संरचना के बारे में जान सकते हैं। इसकी खोज 1913 ईस्वी में DH ब्रैग और WL ब्रैग, ये जो है WL ब्रैग के पिताजी हैं, DH ब्रैग, इन्होंने जो है 1913 में जो है क्रिस्टलीय संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समीकरण दिया था जिसको हम ब्रैग समीकरण कहते हैं। ये जो है क्रिस्टल की 3 परतें हैं, ये प्रथम परत है, ये द्वितीय परत है और ये तृतीय परत है। ये जो है एक्स किरणें आपतित होती हैं, कुछ एक्स किरणें जो है प्रथम परत से ही परावर्तित होती हैं, कुछ किरणें द्वितीय परत पर भी आती हैं और कुछ किरणें तृतीय परत पर भी आएंगी। लेकिन हम प्रथम परत और द्वितीय परत के बारे में अगर अध्ययन करें तो ये देखेंगे ये आपतित किरण है, आपतित किरण और ये जो हमारा पृष्ठ है इसके साथ थीटा कोण बनाती है, और जितने कोण पर यह आपतित हो रही है उतने ही कोण पर ये परावर्तित होगी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि ये आपतन बिंदु B है और इसका आपतन बिंदु C है। अगर हम इस परावर्तित किरण को अगर पीछे मिलाते हैं तो जो हमारी ये आपतित किरण है इसको तो बिंदु A पर काटती है, और इसको अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो है परावर्तित किरण को बिंदु D पर काट देती है। तो ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, BAC समकोण हो गया और BDC भी समकोण बनेगा। और ये जो ध्यान से देखेंगे कि ये जो है जितने अंश का कोण आपका होगा थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण पर जो AB है तथा BD, ये जो BD है लंब खींचते हैं और दोनों परतों पर परावर्तित किरणों का पथांतर हम ज्ञात करेंगे। तो पथांतर और दो परतों के बीच ये जो मोटाई है, या आप कहें कि इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, D है। तो पथांतर क्या होगा, ये जो है सिग्मा इक्वल टू होगा क्या, AC और प्लस क्या CD, AC प्लस क्या होगा, CD होगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 1 है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है।
और ब्रैग के नियम के अनुसार जो है ये जो हमारा सिग्मा का मान जो होगा, या जिसको हम पथांतर कहें, x किरण का पथांतर है, x किरण की तरंगदैर्घ्य जो है लैम्डा है, और n जो है एक गुणांक है या पूर्ण गुणांक कहते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये जो है ब्रैग समीकरण के अनुसार जो ये सिग्मा इक्वल टू m लैम्डा होता है। ये समीकरण हमारा एक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखने पर ये देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम जो है अध्ययन करें तो ये सिग्मा बराबर n लैम्डा है, ये सिग्मा बराबर ac प्लस cd है। तो n लैम्डा बराबर हम ac प्लस cd भी लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। हम त्रिभुज ABC को लेते हैं, A, B और C, और ये जो CBD या DBC ले लें तो देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ABC जो कोण है, ABC वह CBD के बराबर है या DBC के बराबर है। यानी प्रत्येक का मान जो है आपस में बराबर, यानी इसका मान थीटा तो इसका भी मान क्या है, थीटा, प्रत्येक थीटा के बराबर है। और कोण जो BAC है वह 90 डिग्री का, BAC 90 डिग्री का है, क्योंकि यह जो है आपतित किरण पर ये लंब हो गई है, ये परावर्तित किरण पर ये लंब हो गई है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो आप BDC कहें या CDB कहें, ये 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, यानी प्रत्येक समकोण के बराबर है। और BC जो रेखा है दोनों में घनिष्ठ है, इसलिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। अर्थात ABC सर्वांग है त्रिभुज किसके, BCD के। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC जो रेखा है वह CD के क्या है, बराबर है। अब ये बात देखें कि AC और CD यदि बराबर है तो समीकरण 1 में देखें, 3 में देखें, AC प्लस CD, AC प्लस क्या है, CD है। तो AC जहां पर है या जहां पर CD है वहां पर हम AC रख देते हैं। तो साइन थी, ये देखेंगे n लैम्डा बराबर AC प्लस AC हो जाएगा, क्योंकि CD बराबर AC है तो CD के स्थान पर AC रख देंगे तो 2AC हो जाएगा। अब देखेंगे यहीं पर हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज ABC को देखेंगे, और ABC को जब आप देखेंगे तो ये जो आपका एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे क्या, कर्ण। ये सारी बातें आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब होगा, और जो 90 डिग्री के सामने कोण है, ये भुजा है, वह कर्ण होगी। तो अर्थात हम साइन थीटा बराबर AC और अपान BC लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर हम लिख देते हैं AC अपान BC, और BC जो है B के क्या है, बराबर है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AC अपान BC हम लिख दिए, BC इक्वल टू D है। तो BC के स्थान पर जब D रख देंगे तो D से गुणा करेंगे तो AC बराबर होगा D साइन थीटा, और ये जो है मान समीकरण 4 में हम रखेंगे। तो जब 4 में रखेंगे तो 2AC बराबर n लैम्डा हो जाएगा, तो AC बराबर n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब ये मान जो समीकरण 5 में AC बराबर D साइन थीटा रखे थे, अब इसमें जो है 5 में जो है इसके मान को जो पुट करें या इससे तुलना करें, तो तुलना करेंगे तो n लैम्डा बाई 2 बराबर D साइन थीटा है। तो D बराबर क्या होगा, n लैम्डा बटे 2 साइन थीटा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि D प्रोपोर्शनल 1 अपान साइन थीटा, n लैम्डा अपान 2 को अगर नियतांक मान लें तो D बराबर 1 बटे साइन थीटा, और D प्रोपोर्शनल 1 अपान साइन थीटा ही क्या है, ब्रैग समीकरण कहलाता है।